मध्य प्रदेश के कंटूर से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक टोल प्लाजा पर खड़े डीजल टैंक में भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया। बताया गया टायर फटने की वजह से उस टैंकर में आग लगी, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते उस टैंकर के साथ ही 2 बूथ भी आग की लपटों में घिर गए। इसके बाद तो आग इतनी भयंकर हो गई कि वहां मौजूद लोग डरकर भागने लगे। वहीं टोल कर्मचारियों ने वहां खड़े दूसरे ट्रकों को तुरंत पीछे हटने का इशारा किया। इस बीच आग फैलती चली गई। उससे उठ रहे धुएं से वहां का आसमान काला दिखाई देने लगा। थोड़ी ही देर में दमकल की 2 गाड़ियां वहां पहुंची और इसे बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही क्रेन के जरिए उस टैंकर को टोल प्लाजा से बाहर निकाल दिया गया ताकि उसमें लगी आग और न फैल सके। कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। गनीमत ये रही कि डीजल टैंकर खाली था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मुंबई में हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए मुश्किल बन गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। मुंबई के लिए शनिवार को ऑरेंज अलर्ट जबकि रविवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। खतरे को देखते हुए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने लोगों से समंदर किनारे जाने से बचने की अपील की है और इसके साथ ही सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और उन्हें अलर्ट पर रहने को कहा गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुए इजाफे के खिलाफ कांग्रेस ने देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरे देश में ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं, जिसका विरोध करने के लिए कांग्रेस ने आक्रोश दिवस मनाया और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरे। दिल्ली में कई पेट्रोल पंपों के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने नारेबाजी की। इस वक्त फिरोज शाह कोटला मैदान के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर हम मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम दिल्ली कांग्रेस नेता यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तेजी से 100 रुपए प्रति लीटर की तरफ बढ़ रही है। कि आज के रेट हैं 95.91 प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल दिल्ली में है और जबकि डीजल की बात करें तो 86.81 प्रति लीटर के हिसाब से जो है वो डीजल इस वक्त दिल्ली में बिक रहा है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कीमतों में कटौती करने की अपील की। आपदा में मदद करनी चाहिए, ना कि आपदा को अवसर में बदल के लूट मचानी चाहिए। सबसे ज्यादा हंगामा गुजरात के भरूच में हुआ, जहां सड़कों पर उतरे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी झंडे और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस वाले हंगामा कर रहे नेताओं के पीछे पीछे दौड़ते दिखाई दिए। प्रदर्शन में शामिल एक नेता को पुलिस वालों ने पकड़ा और फिर उन्हें गाड़ी में बैठा दिया। इसके अलावा पंजाब और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए। ज्यादातर शहरों में विरोध प्रदर्शन पेट्रोल पंप्स में ही शुरू हुए और पंजाब के अमृतसर में तो कांग्रेस कार्यकर्ता एक खच्चर गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। खच्चरों को ढोने के लिए एक कार भी गाड़ी पर चढ़ा दी गई। कुछ नेताओं ने भी अपना वजन उस गाड़ी पर डाल दिया। सांकेतिक तौर पर यह प्रदर्शन ये कहने के लिए था कि पेट्रोल भरवाना अब आम आदमी के काबू से बाहर हो रहा है। तख्तियां और झंडे लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारी काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। दूसरी तरफ भोपाल में भी एक पेट्रोल पंप पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंच गए। दिग्विजय सिंह ने यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार को याद दिलाई। यूपीए सरकार में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी 9 रुपए। आज वही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है 34 रुपए। लखनऊ में तो पुलिस ने कांग्रेस नेता लल्लू सिंह को हाउस अरेस्ट ही कर लिया। तो राजस्थान में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक पेट्रोल पंप के सामने धरना दे दिया। सचिन पायलट की अगुवाई में काफी देर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे रहे और नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने की अपील करते रहे। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। सचिन पायलट ने तो केंद्र सरकार को अहंकारी तक कह दिया। जनता जवाब मांग रही है और बहुत जल्द जो घमंड और अहंकार केंद्र सरकार को है वो टूटेगा। हालांकि पेट्रोलियम उत्पादों पर ऊंचे टैक्स के विरोध की बजाय ये विरोध सचिन पायलट के शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया। ये प्रदर्शन वैसे महंगाई को लेकर है, केंद्र सरकार के खिलाफ है, लेकिन पूरा प्रदर्शन सचिन पायलट के समर्थन में बदल गया। रुक रुक कर सचिन पायलट के समर्थक उनके नाम के नारे लगाते रहे। किसी नेता से बात भी करी गई तो सचिन पायलट के नाम के बिना उसकी बात ना शुरू हुई और ना खत्म हुई। हमने सचिन पायलट के आह्वान पर यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करी है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार है। देश में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की सबसे ऊंची दर राजस्थान में ही है, जिसकी वजह से राजधानी जयपुर में भी पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है।
इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पिछले 7 सालों में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली केंद्र की एक्साइज ड्यूटी में बेतहाशा इजाफा किया, जिसकी वजह से कीमतें आसमान छू रही। पिछले 7 वर्षों में 850% सेंट्रल एक्साइज डीजल पर बढ़ा करके और 260% सेंट्रल एक्साइज पेट्रोल पर बढ़ा करके इस सरकार ने 23 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया है। महंगाई बढ़ा करके भारतवासियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। जबकि कच्चे तेल की कीमतें इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेकाबू नहीं है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1 जून को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 49 पैसे थी, लेकिन इसमें पेट्रोलियम कंपनियों को पड़ने वाली पेट्रोल की कीमत केवल 35 रुपए 99 पैसे थी, जिसमें तेल की ढुलाई का खर्च भी शामिल है। केंद्र सरकार फिलहाल हर 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी के तौर पर लेती है, जो तकरीबन पेट्रोल की मूल लागत के ही बराबर। इसके बाद दिल्ली सरकार का वैट भी जोड़ा जाता है, जो 21 रुपए 81 पैसे। ये रकम सीधा दिल्ली सरकार के खजाने में जाती है। इसी तरह हर राज्य में राज्य सरकारें अपना अपना वैट पेट्रोल की कीमत में जोड़ती है, जो केंद्र सरकार के एक्साइज टैक्स से अलग होता है और वो सीधा राज्य सरकारों के खजाने में जाता है। उस पर 3 रुपए 79 पैसे डीलरों को कमीशन के तौर पर भी दिया जाता है। यानी पेट्रोल की मूल लागत में यह कमीशन, राज्यों का वैट और केंद्र का एक्साइज जोड़ने के बाद कीमत तकरीबन 2.5 से 3 गुना तक पहुंच जाती है। राजस्थान के चूरू से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पैसों के लेन देन पर हुए विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर अपनी अपनी गाड़ियों से जानलेवा हमला भी किया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों ओर के लोग फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। पहले एक पक्ष के लोगों ने अपनी गाड़ी दूसरे गुट के लोगों पर चढ़ाने की कोशिश की, जिसके जवाब में दूसरी तरफ के लोग अपना ट्रैक्टर लेकर मैदान में कूद पड़े। दोनों ओर की गाड़ियां एक दूसरे को बीच सड़क पर जोरदार टक्कर मारने लगी। इस दौरान हाईवे पर हो रहे इस बवाल में पत्थरबाजी भी जमकर हुई। जब इतने पर भी इनका मन नहीं भरा तो फिर ये लोग एक दूसरे पर डंडों और पत्थरों से वार करने लगे। मौका पर काफी लोग एकत्रित थे। पुलिस टीम को भी देखकर काफी आक्रोश था। वह लड़ाई झगड़े पर उतारू थे। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक साथ घूम रहे एक लड़के और लड़की को पकड़कर दबंगों ने उनके साथ मारपीट की और यही नहीं, उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया, जिसमें वो दोनों उनसे माफी की गुहार लगाते दिखाई दिए, लेकिन उन दबंगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वीडियो मत बनाओ, सामने आई वीडियो में एक दबंग उन दोनों को पकड़े हुए नजर आया। उसके हाथ में एक डंडा भी दिखाई दिया। उसने उस लड़की के कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की, जिसके बाद वो उनके सामने ही रोने लगी। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का दिल नहीं पसीजा और वो लगातार उन्हें धमकियां देते रहे। वीडियो तो बन गई, तेरी सही कर गया और वायरल भी होगी, फेसबुक पे चलेगी। आरोप है कि दबंगों ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए मारपीट भी की। इस घटना का वीडियो सामने आते ही पुलिस इसकी जांच में जुट गई। राजस्थान के झालावाड़ में एसआरजी मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना मरीज की मौत पर उसके घर वालों ने खूब हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनके मरीज की मौत हुई और इसे लेकर उन्होंने अस्पताल में काफी हंगामा किया। पहले तो बात कहासुनी तक ही थी, फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। डॉक्टर और मरीज के रिश्तेदार दोनों आमने सामने आ गए। चंद मिनटों में मामला बेहद गंभीर हो गया। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस का अमला अस्पताल पहुंच गया और इस पूरे विवाद को शांत करवाने में लग गया। मरीज के घर वालों को पुलिस वाले वहां से खींचकर बाहर ले गए। इस दौरान अस्पताल के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सड़क पर भी काफी देर तक यूं ही तमाशा चलता रहा। उन्होंने बदतमीजी करी और काफी तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। पुलिस ने अस्पताल पर लगे लापरवाही के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो मेरे सामने सभी डॉक्टर बदस्तूर काम कर रहे हैं।
ठीक। और ऐसा नहीं है कि किसी एक डॉक्टर ने भी लापरवाही की। इस मामले में दोनों तरफ के लोगों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कॉल सेंटर में इतनी भीषण आग लग गई कि उसे देखने भर से वहां जुटे लोगों के पसीने छूटने लगे। हालांकि ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जिस इमारत में ये कॉल सेंटर मौजूद था वो आग की लपटों से घिरी दिखी। उसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं दिखा जहां तक आग न पहुंच पाई हो। यहाँ तक कि उसके मेन गेट तक लपटों का तांडव देखने को मिला। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने भी वहाँ पहुँचने में देर नहीं लगाई। इससे पहले कि आग आसपास की इमारतों को भी अपने चपेट में ले लेती, दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने आग को बुझा भी दिया। राजस्थान के उदयपुर से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 4 लड़कों ने चाकू की नोक पर एक कार सवार लड़के से दिन दहाड़े बीच सड़क पर उसकी कार से लूटपाट की। उस लड़के के साथ मौजूद उसकी दोस्त ने बड़ी ही समझदारी से इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें वो सभी आरोपी उस लड़के को घेर कर उससे लूटपाट करते दिखाई दिए। एक आरोपी ने अपने हाथ में चाकू पकड़ रखा था और उसके बाकी साथी उस लड़के को उन्हें अपना सामान देने के लिए धमका रहे थे। कुछ भी नहीं है भाई। इन लोगों के हाथ जो कुछ भी लगा उसे छीनकर वो अपनी मोटरसाइकिलों से वहां से भाग गए। अरे भाई यार, चाबी तो दे दे। लड़की से जो कार की चाबी छीनी थी उसे उन्होंने काफी दूर जाने के बाद सड़क पर फेंका, जिसके बाद में उस लड़के ने उसे उठा लिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्वारंटीन का समय खत्म करने के बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड में प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि ठीक एक हफ्ते के बाद टेस्ट क्रिकेट की बादशाहत तय करने वाला मुकाबला खेला जाएगा। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में टीम इंडिया की प्रैक्टिस का एक वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर डाला। वीडियो में फिरकी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत समेत पूरी भारतीय टीम प्रैक्टिस पर जोर लगाते हुए दिखी। टीम इंडिया के लिए इस मैच में जीत का मतलब टेस्ट क्रिकेट की बादशाहत है, जबकि न्यूजीलैंड टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि पिछली बार न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया था। जब भारतीय टीम नेट्स पर मेहनत कर रही है, उसी वक्त न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के साथ बर्मिंघम में टेस्ट मैच खेल रही है। इसलिए न्यूजीलैंड को टीम इंडिया हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकती। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खास होने की भी कई वजह हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कराई गई है और इसे जीतने वाली टीम हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लेगी। दूसरी अहम बात यह है कि ये चंद हफ्तों या महीनों तक चलने वाली सीरीज का फाइनल नहीं है, बल्कि करीब 3 साल तक चले एक टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला है। 2019 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने 17 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 12 में जीत दर्ज की, 4 में हार मिली और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा। इस दौरान केवल न्यूजीलैंड दौरे पर हुई एक सीरीज ही ऐसी रही जिसमें भारत को शिकस्त झेलनी पड़ी। उसके अलावा हर टेस्ट सीरीज में भारत ने जीत दर्ज की। दुनिया की 9 सबसे बेहतरीन टेस्ट टीमों के इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने के बाद टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई है। वहीं भारत ने आखिरी बार 2013 में आईसीसी का कोई खिताब जीता था। उस वक्त धोनी की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में अब तक भारत ने आईसीसी का कोई खिताब नहीं जीता। ये मैच जीतने के बाद वो भारत को टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा बादशाह बनाने का आईसीसी का खिताब अपने नाम करने में कामयाब हो सकते हैं। अमेरिका के आर्कांसास से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पुलिस की गाड़ी से टक्कर होने के बाद एक कार बीच सड़क पर पलट गई। उस कार में एक महिला बैठी थी। आरोप है कि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती होने के बावजूद उसने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और वहां से भागने लगी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस को उस पर शक हुआ और उसने अपनी गाड़ी उस कार के पीछे लगा दी। पुलिस ने कई बार उस महिला को कार रोकने की चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं रुकी, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी ने उसकी कार को पीछे से टक्कर मारी और फिर वो कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। फिर पुलिस वाले अपनी गाड़ी को बीच रास्ते से मोड़कर उसके पास पहुंचे।
इस दौरान सड़क पर पलटी कार के इंजन से धुआं निकलता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने उस महिला को कार के अंदर से बाहर निकाला। इस घटना में उसे मामूली चोटें आईं। बताया गया कि वो काफी परेशान थी, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। चीन की सरकार अब तिब्बत की संस्कृति और भाषा को मिटाने पर तुल गई है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि एक रणनीति के तहत अब चीन में उन प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जा रहा है जिनमें तिब्बती भाषा पढ़ाई जाती है। एक रिपोर्ट में इस बात का भी पता चला कि चीन के सिंचुआन प्रांत में तो तिब्बती भाषा पढ़ाने वाले ज्यादा प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे उन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मजबूरी में वहां के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना पड़ रहा है और वहां के सरकारी स्कूलों का पाठ्यक्रम चीन की मैंड्रीन भाषा में पढ़ाया जाता है। यानी चीन की सरकार जानबूझकर तिब्बत की भाषा को मिटाने पर तुली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शरद पवार से मुलाकात की। प्रशांत किशोर ने शरद पवार के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में मिली कामयाबी के बाद प्रशांत किशोर के एक नई मुहिम छेड़ने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक वो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का एक मोर्चा बनाने की कोशिश में लगे हैं। संजय राउत ने इसे एक सामान्य मुलाकात कहकर टाल दिया, लेकिन बीजेपी को ये मुलाकात खलने लगी। इसी प्रशांत किशोर के कारण राहुल गांधी बच नहीं सके, ये भी शरद पवार जी ने ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उज्जैन में 28 जून से महाकाल मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोलने का फैसला लिया गया। हालांकि वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को 48 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ओडिशा के बरगढ़ जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली मारा गया। The joint team retaliated, resulting in killing of one Maoist leader. दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ा दी। सुशील पर पिछले महीने मई में सागर धनखड़ नाम के पहलवान की हत्या करने का आरोप लगा था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बेकाबू बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के नासिक से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां एक तेंदुए ने मकान के बाहर बैठे एक पालतू कुत्ते को अपना निवाला बना लिया और ये पूरी घटना घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें जंगल से निकला तेंदुआ उस मकान के सामने खड़ा दिखा। फिर उसकी नजर फर्श पर बैठे उस कुत्ते पर गई, जिसे वो अपना शिकार बनाने के लिए रेलिंग के बीच से होता हुआ बड़ी चालाकी से उस तक पहुंचा और फिर कुत्ते को अपने मुंह में दबोचकर वहां से चलता बना। वन विभाग ने इलाके के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। जो भी जानवर है, जो भी छोटे बच्चे हैं, उनको घर के बाहर ना छोड़े, अंदर ही रखे उनको। तेंदुआ देखे जाने के बाद से वहां के लोग काफी डरे हुए हैं। मुकुल रॉय ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी में वापसी कर ली। उन्होंने अपने बेटे शुभांशु के साथ टीएमसी का दामन थामा। कई दिनों से खबरें आ रही थीं कि बंगाल में बीजेपी की हार के बाद मुकुल पार्टी छोड़ना चाहते हैं और उन सभी खबरों पर उस समय मोहर लग गई जब मुकुल रॉय ने 4 साल बाद टीएमसी में वापसी की। इससे पहले सुबह से ही चर्चा थी कि मुकुल रॉय एक बड़ा राजनीतिक फैसला करने वाले हैं, क्योंकि पहले मुकुल रॉय अपने बेटे के साथ तृणमूल भवन पहुंचे और फिर ममता बनर्जी, जिसके बाद दोनों नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए और थोड़ी ही देर में तस्वीर साफ हो गई। अभिषेक बनर्जी ने मुकुल रॉय को पार्टी के चुनाव चिन्ह वाला गमछा पहनाया और टीएमसी में उनका स्वागत किया, जिसके बाद दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले। अभिषेक बनर्जी ने मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय का भी इसी गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद मुकुल रॉय ने संकेत दिए कि अभी कई और नेता बीजेपी छोड़ने वाले हैं। अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। यही नहीं, मुकुल के टीएमसी में आते ही ममता बनर्जी के सुर भी बदल गए और वो उनकी तारीफ करने लगी। मुकुल हमारे दले एসছে, মনে রাখবেন মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় আমাদের দল বিরোধী একটি কথাও বলেনি। जबकि बीजेपी ने मुकुल रॉय के टीएमसी में जाने के बाद उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुकुल रॉय मिर्जापुर था, किसी को मालूम नहीं था, हमारा सेंट्रल लीडर को पता नहीं था, हम लोग को भी पता नहीं था, लेकिन मिर्जापुर कभी अच्छे नहीं होता है। मुकुल रॉय उन नेताओं में एक हैं जिन्होंने सबसे पहले टीएमसी छोड़ी थी और बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन खबर है कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मिली बड़ी जीत के बाद कई पुराने सहयोगी टीएमसी में आना चाहते हैं, जिनमें मुकुल रॉय भी शामिल हैं, जो 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे और उनके साथ कई और नेताओं ने भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन 4 साल बाद मुकुल रॉय फिर से अपनी पुरानी पार्टी में चले गए।
माना जाता है कि 2017 में जब उन्होंने ममता का साथ छोड़ा तो टीएमसी में उनकी हैसियत नंबर 2 की थी। हालांकि पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें 6 साल के लिए टीएमसी से बाहर भी कर दिया गया था। मुकुल रॉय पर नारदा घोटाले के आरोप भी लग चुके। बिहार में एक हाथी के उत्पात से कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इस हाथी ने खेतों में घुसकर खड़ी फसल को तबाह कर दिया और इसे भगाने पहुंचे लोगों पर भी अपना गुस्सा उतार दिया। बिहार के भोजपुर में एक पागल हाथी ने 5 घंटे तक जबरदस्त उत्पात मचाया। बताया गया कि इस बेकाबू हाथी ने 3 गांवों में ऐसा उत्पात मचाया कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। खेत खलिहान और पेड़ों को रौंदने के बाद इस हाथी का गुस्सा लोगों पर उतरने लगा और इस बीच इसने कई लोगों को रौंद भी डाला। गांव के बाहर खेत में इधर उधर दौड़ता हाथी और उसे काबू में करने की कोशिश करते गांव वाले, लेकिन उपद्रव मचाने पर आमादा गजराज मानने वाले नहीं थे। हाथी जब गांव वालों के पीछे पड़ा तो गांव वाले उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी के पीछे दौड़ रहा हाथी अचानक पीछे मुड़ा तो हाथी का पीछा करने वाले एक बुजुर्ग घबरा गए और हड़बड़ाहट में जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही हाथी के पहुंच में वो आए, हाथी ने उन्हें सूंड से दबोच लिया। उसके बाद हाथी कभी सूंड की मदद से बुजुर्ग को उछालता दिखा तो कभी उन्हें पैरों से रौंदता। इस दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई। जा 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 ले गई, जा 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 ले गई, जा जा भाग मर दे, भाग मर दे। इसके बाद तो हाथी ने बुजुर्ग को आगे घसीट कर पैरों से रौंदना शुरू कर दिया। ये सब देखकर वहां मौजूद लोग हक्के बक्के नजर आए। हर कोई खौफ में दिखा। कुछ लोग हाथी के चंगुल में फंसे बुजुर्ग को बचाने के लिए उसे भाला मारने की सलाह देते सुनाई पड़े। भागो भागो, जा 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 ले गई, जा 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 ले गई, जा ए मार मार दे, अरे मार दे, मारो। पागल हाथी के इस रूप को देखकर उसे काबू में करने गए लोगों के बीच भी भगदड़ मच गई। बताया गया कि एक गांव में जब यह हाथी पेड़ों को उखाड़ने लगा, चूंकि नुकसान को रोकने के लिए हाथी को काबू में करना जरूरी था, इसलिए गांव वाले प्रशासन को खबर करने के साथ ही उसकी घेरेबंदी में जुट गए। लेकिन हाथी के चंगुल में फंसे आदमी को बचाने की नई चुनौती सामने आ गई। गांव वालों ने शोर मचाकर हाथी का ध्यान जब दूसरी तरफ खींचा, तब जाकर हाथी ने बुजुर्ग को छोड़ा। लहूलुहान बुजुर्ग को फौरन कुछ गांव वाले वहां से ले जाते दिखे। बुजुर्ग को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर गांव वाले प्रशासन के रुख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बताया गया कि गांव वालों ने वक्त रहते हाथी के उत्पात की जानकारी प्रशासन को दे दी थी, लेकिन प्रशासन समय रहते जब मदद के लिए नहीं पहुंचा तो गांव वालों ने अपने से हाथी पकड़ने के विशेषज्ञों को बुलाया और उसके बाद गांव वालों की मदद से हाथी को रस्सियों से बांधा गया। जब हाथी पकड़ा गया तो उसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। एनडीए में रहकर नीतीश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जीतन राम मांझी ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जीतन राम मांझी ने फोन पर लालू यादव से लंबी बात भी की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। जीतन राम मांझी से मिलने खुद तेज प्रताप यादव उनके घर पर पहुंचे, जहां पहले से मीडिया वालों का जमावड़ा था। गाड़ी से उतरते ही तेज प्रताप सीधे उस कमरे के अंदर घुसे जहां जीतन राम मांझी उनका इंतजार कर रहे थे। तेज प्रताप यादव का जीतन राम मांझी से मिलने आना नहीं कहते हुए भी बहुत कुछ कह रहा है। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजा बंद कर दिया और बंद दरवाजे के पीछे दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। मुलाकात खत्म होने के बाद दोनों एक साथ मीडिया के सामने आए। इस मुलाकात से पहले एक कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी को आरजेडी के साथ आने का खुला न्योता दिया था। मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला, आ जाए मांझी जी। उनके इस न्योते का जवाब जीतन राम मांझी ने तेज प्रताप के सामने ही दे दिया। एनडीए में न रहने का कौन सवाल है भाई? बताया गया कि जीतन राम मांझी और लालू यादव के बीच 10 मिनट तक फोन पर बात हुई, जिसमें लालू यादव को जन्मदिन की बधाई देने के अलावा भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने करोड़ों की चोरी में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पिछले साल इन लोगों ने एक हाउसिंग सोसाइटी से 8 करोड़ 25 लाख रुपए की चोरी की थी और जो चीजें ये आरोपी वहां से चोरी करके ले गए थे उनमें करीब 14 किलो सोने के गहने, 57 लाख रुपए कैश और एक गाड़ी शामिल है। इन सभी चीजों को पुलिस ने उनसे बरामद कर लिया है और इसके साथ ही इस पूरे मामले की तफ्तीश के दौरान चोरी में शामिल 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार कुल 6 लोग हैं, बाकी 4 लोग अभी गिरफ्तार होने शेष है। ग्रीस में श्रम कानून में हो रहे बदलाव के खिलाफ वहां के कई कर्मचारी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहां किसी कर्मचारी या मजदूर से हफ्ते में 40 घंटे काम लिया जा सकता है, लेकिन इसमें बदलाव कर वहां की सरकार कंपनियों को अपनी सुविधा के हिसाब से रोजाना काम के घंटे तय करने की छूट देना चाहती है। और इसी का विरोध करते हुए ग्रीस के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। राजधानी एथेंस से सामने आई तस्वीरों में कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर दिखाई दिए। उन्होंने कई जगहों पर जुलूस निकाले, सड़कों को जैम किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई बैनर और पोस्टर भी नजर आए। वहीं युवाओं और महिलाओं के साथ हजारों की तादाद में बुजुर्ग भी इन रैलियों में शामिल हुए। देश के कई दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार शाम करीब 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पीएम आवास पहुंचे और करीब 10 बजे पीएम आवास से निकले। पीएम, गृह मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली। केंद्र सरकार ने एक बार फिर दिल्ली में गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट तय कर दी। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि दिल्ली की ज्यादातर सड़कों पर कार के लिए स्पीड लिमिट 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गई है। इसी तरह मोटरसाइकिल और स्कूटर के लिए अधिकतम रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई, जबकि बस और ऑटो के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट तय की गई। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी हाईवे पर कार के लिए ये स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि 2 पहिया गाड़ियों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। इसी तरह दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर कार और 2 पहिया वाहनों को 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज नहीं चलाया जा सकेगा। इस तय रफ्तार से तेज गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना भी भरना होगा। दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम पर सियासी बवाल जारी। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर केजरीवाल और केंद्र आमने सामने आ गए। बीजेपी ने इस योजना की कमियां गिनवाते हुए कई सवाल खड़े किए। तो अगर ये आपका चाल चलन है तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हम घर घर अनाज पहुंचाएंगे? जिसके बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि सभी राज्यों और केंद्र को मिलकर काम करना होगा। यही नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने तो बीजेपी के सवालों का उसी अंदाज में जवाब दिया। फ्रिज की, कपड़ों की, खाने की डिलीवरी घर पे हो सकती है तो गरीब आदमी के राशन की डिलीवरी घर पे क्यों नहीं हो सकती? तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे की फिल्म हसीन दिलरुबा का ट्रेलर जारी हो गया। पंडित जी अपनी किताब में लिखते हैं, अमर प्रेम वही है जिसपे खून के हल्के हल्के से छींटे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने साफ किया कि अगर उन्हें हटाने से पार्टी मजबूत होती है तो वो इसके लिए तैयार है। जाखड़ का ये बयान ऐसे समय में आया जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की अटकलें। सुनील जाखड़ को हटाने से अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो आज ही, अभी इसी समय कर दी जाए। मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा अब बुधवार को नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 1 महीने के लिए टालने का आदेश दिया। इससे पहले एम्स के 26 जूनियर डॉक्टरों ने इस परीक्षा को टालने की मांग की थी। इन डॉक्टरों की दलील है कि वो कोरोना संकट में ड्यूटी की वजह से इस परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अपनी इस याचिका में परमबीर सिंह ने उनके खिलाफ जारी जांच को राज्य से बाहर करवाने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने बताया कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर सकते। इसी के बाद परमबीर सिंह को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से सांसद डॉक्टर जयंत राय ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। खबर है कि भंडारीगंज इलाके में सांसद जयंत राय पर उस वक्त हमला किया गया जब वो हिंसा में विस्थापित बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके घर पहुंचाने गए थे। इस हमले में उन्हें काफी चोटें आई हैं, जबकि उनके साथ मौजूद कुछ लोग भी घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का ये पूरा मामला है, जहां पर सांसद
जयंत राय पर हमला किया गया और इसका आरोप उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया। ये हमला तब हुआ जब वो हिंसा में विस्थापित बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके घर पहुंचाने गए थे और इस हमले में उन्हें काफी चोटें आई हैं, जबकि उनके साथ मौजूद कुछ और लोग भी थे जो इस हमले में घायल हो गए। माथे में ये बांस लेकर, बैम्बू लेकर मुझे मारा और जो हाथ में ये दो हाथ में ये जो आर्म है, दो आर्म में मारा, एक लात मारा। हमारा मेरा सामने 3 को हुआ। बाद में सुन रहा था वहाँ पर अभी भी टॉर्चर चल रहा है। मैं पुलिस को बोला था कि आप देखिएगा उसको वहाँ पर, लेकिन मुझे अभी भी सुनने पा रहा हूँ कि उधर भी अभी भी टॉर्चर चल रहा है। ताइवान के एक सफारी पार्क से एक सफेद गैंडे को जापान के चिड़ियाघर पहुंचाया गया। बताया गया कि गैंडों की इस प्रजाति के खत्म होने का खतरा है और इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में एमा नाम की इस मादा गैंडे को जापान भेजा गया, जिसके लिए ताइवान के लियोफू सफारी पार्क में एमा को एक ट्रॉली पर रखे बड़े से बॉक्स के अंदर चढ़ाया गया। उसको सांस लेने में मुश्किल ना हो, इसके लिए बॉक्स में छेद किए गए थे। ट्रॉली की मदद से उसे एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से उसने जापान के लिए उड़ान भरी। जापान पहुंचने के बाद एमा को क्रेन की मदद से वहां के टोबू जू के एक बाड़े में उतार दिया गया। एमा का ताइवान में कोई साथी नहीं था, जिसके बाद उसे जापान भेजने का फैसला लिया गया ताकि वो वहां अपना परिवार बढ़ा सके। एमा का ताइवान से जापान का सफर मार्च में ही होने वाला था, लेकिन महामारी की वजह से इसमें देरी हुई।